नमस्कार एवरीवन, मैं हूं सीए निशा शर्मा एंड वेलकम बैक टू श्रीजी टैक्स सॉल्यूशंस। ये वीडियो है रिगार्डिंग शेड्यूल फॉरेन एसेट्स, यानी कि जो लोग रेजिडेंट एंड ऑनरी रेजिडेंट हैं जिनका रेजिडेंशियल स्टेटस प्रीवियस ईयर में आरओआर है, उनके लिए अपनी फॉरेन एसेट्स की जो डिटेल है वो शेड्यूल फॉरेन एसेट्स में देना बहुत ही ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अब बहुत से जो प्रोफेशनल्स हैं, बहुत से जो असेसिस हैं, उनको ये प्रॉब्लम आ रही है दैट किन केसेस में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, कौन सा टेबल किसके लिए है, ये सब कुछ हमें जो है इस वीडियो के दौरान पता चलेगा। तो ये वीडियो स्टार्टिंग में ही आपको वार्निंग देना चाहती हूँ दैट कुछ लेंथी हो सकती है बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी कॉलम इन डिटेल। सो मेन पर्पस होगा दैट इज टू अंडरस्टूड दैट इज टू अंडरस्टैंड द शेड्यूल फॉरेन एसेट इन डिटेल। जो चलिए लेट्स स्टार्ट विद टेबल ए। तो सबसे पहले शेड्यूल फॉरेन एसेट की ये जो ITR 2 है वो मैंने डाउनलोड की है अपनी इनकम टैक्स के पोर्टल से, और यहाँ पर डिटेल ऑफ फॉरेन एसेट्स फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया आपको लिखा गया है। दिस शेड्यूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर NRI एज पर रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी कि NRI को छोड़ दीजिए, बाकी सबके लिए ये जो शेड्यूल है दैट इज एप्लीकेबल एज पर दिस पर्टिकुलर ITR। Detail of foreign depository accounts held including any beneficial interest at any time during the calendar year ending on 31st December 2025। अब सबसे पहले फाइनेंशियल एसेट्स का शेड्यूल बनने से पहले आपको अपने माइंड में ये चीज़ की क्लैरिटी चाहिए कि जितनी भी आपकी फॉरेन एसेट्स हैं वो कैलेंडर बेसिस पे, यानी कि जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक अगर आपकी जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जो आपकी फॉरेन एसेट्स हैं, उसकी डिटेल जो है वो यहाँ पर जाने वाली है। दूसरी चीज आपके लिए ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर 3 वर्ड्स जो हैं वो बार बार यूज होंगे जहां पर आप असेसी का स्टेटस डालने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट इज लीगल ओनर, सेकंड इज बेनिफिशियल ओनर और थर्ड इज बेनिफिशियरी। तो रूल 114F के अकॉर्डिंगली जो लीगल ओनर है दैट वुड बी द ओनर, जो जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है, जिसके नाम पे वो एसेट है, दैट वुड बी द लीगल ओनर। बेनिफिशियल ओनर का मतलब हो जाता है दैट आपने अपने किसी रिलेटिव के लिए, आपने अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, बच्चे के लिए कोई एसेट अक्वायर की है फॉर द इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, जिसकी कंसिडरेशन आपने पे की है, कंसिडरेशन जो बेनिफिशियरी है उसने नहीं पे की। थर्ड इज बेनिफिशियरी, यानी कि आपने मतलब आपने कोई भी पैसा पे नहीं किया, आपके नाम पर कोई फॉरेन एसेट ले ली गई है, यू आर द पर्सन हु आर टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ दैट एसेट, दैट वुड बी द बेनिफिशियरी। तो आप अगर लीगल ओनर हैं, आप अगर बेनिफिशियल ओनर हैं, आप अगर बेनिफिशियरी हैं, तीनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो भी आपको फॉरेन एसेट शेड्यूल भरना है। अब उसमें हमारे माइंड में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है दैट लीगल ओनर भी भर रहा है, बेनिफिशियल ओनर भी बन रहा है, बेनिफिशियरी भी भर रहा है, तो डुप्लीकेसी का केस हो जाएगा। नो, ओनर और बेनिफिशियरी दोनों के लिए ही सेम इन्फॉर्मेशन चाहे आप भर रहे हैं अपनी ITR में देनी जरूरी है। ठीक है, चलिए मूविंग टू A1, डिटेल ऑफ एनी फॉरेन डिपॉजिटरी अकाउंट। अब जो इनकी डेफिनेशंस है ना वो रूल 114F में दी गई है। डिपॉजिटरी अकाउंट का मतलब हो जाता है दैट अगर आपने किसी भी तरीके का बैंक अकाउंट, अब यहाँ पर एज पर दैट रूल 4 बैंक अकाउंट्स जो हैं वो कवर होते हैं। फर्स्ट इज कमर्शियल अकाउंट, जैसे इंडिया में करंट अकाउंट होता है, कमर्शियल अकाउंट विच इज यूज्ड फॉर द बिजनेस। सेकंड इज चेकिंग अकाउंट, चेकिंग अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर एवरीडे ट्रांजेक्शंस, डे टू डे आपकी रेगुलर बिजनेस की ट्रांजेक्शंस है या अपनी कोई ट्रांजेक्शन है उसके लिए आपने कोई चेकिंग अकाउंट मेंटेन किया है। थर्ड इज सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देंगे। एंड फोर्थ इज टर्म डिपॉजिट अकाउंट, FD अकाउंट। तो यानी कि आपने ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक डिपॉजिटरी अकाउंट यानी बैंक अकाउंट हेल्ड किए हैं, तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी जरूरी है। In the end of the video, I will be discussing some question and answers which I have received from various of the professionals from various different states. तो I would be considering those questions as well. तो आप लास्ट तक वेट कर सकते हैं, मे बी आपका कोई डाउट जो हो वो उस क्वेश्चन के जरिए सॉल्व हो जाए, लेकिन मैं वीडियो के बीच बीच में इन बिटवीन ये कोशिश करूंगी दैट मोस्ट ऑफ द इश्यूज जो प्रैक्टिकली आते हैं वो हम सॉल्व कर पाए। अब यहाँ पर इंक्लूडिंग यानी बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि दैट आपका जो अकाउंट है वो आपके हस्बैंड ने आपके बिहाफ पे खुलवा दिया है, आप वाइफ हैं, यू आर द बेनिफिशियरी, उसका पैसा जो अकाउंट का है वो डिपॉजिट करवाया हस्बैंड ने, बट वो जो अकाउंट है वो आपके नाम पर है। इन दैट केस जो बेनिफिशियरी है वो भी रिपोर्ट करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और जो बेनिफिशियल ओनर है यानी कि जो सेकंड नंबर वाला ओनर है जिसने कंसिडरेशन पे की है ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पर्सन फॉर इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट ऑफ एनी अदर पर्सन, वो भी अपनी ITR में ये जो इंफॉर्मेशन है वो
रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, वो डिटेल देगा। तो कॉलम वाइज चलते हैं। सीरियल नंबर है, कंट्री नेम एंड कोड आपको डालना है, नेम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक का नाम डालना है, एड्रेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपको बैंक स्टेटमेंट मिलेगी उसके ऊपर मेंशन होगा, जिप कोड आपको डालना है, अकाउंट नंबर आपको डालना है, स्टेटस यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ आपको ड्रैग ड्रॉप ऑप्शन में आपको तीन अवेलेबल ऑप्शंस हैं, ओनर, बेनिफिशियल ओनर एंड बेनिफिशियरी। इसका मतलब है ओनर यानी आपके नाम पे अकाउंट है, बेनिफिशियल ओनर आपने अपनी वाइफ के नाम पे अकाउंट खुलवाया, पैसे आपने दिए, अकाउंट आपकी वाइफ के नाम पे है तो आप बेनिफिशियल ओनर जब हस्बैंड अपनी रिटर्न फाइल करेगा और बेनिफिशियरी जब वाइफ अपनी रिटर्न फाइल करेगी, ठीक है। अब अकाउंट ओपनिंग डेट जो आपका बैंक स्टेटमेंट के ऊपर मेंशन होगा जिस दिन आपने अकाउंट ओपन किया है, पीक बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर, पीक बैलेंस कितना रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो भी आपको बैलेंसेस डालने हैं दैट शुड बी इन रुपीज। तो अगर आप यूएसडी डॉलर जो आपका यूएस डॉलर है उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट्स का बैलेंस दिख रहा है तो पीक बैलेंस ड्यूरिंग द पीरियड आपने एसबीआई टीटीबीआर रेट लेना है उस डेट का जिस डेट को वो पीक बैलेंस था, ठीक है। तो आपका जो यूएसडी का अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप एसबीआई टीटीबीआर रेट ऑन दैट वेरी रेलिवेंट डेट, तो जो अमाउंट आएगा दैट वुड बी योर पीक बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस अगेंस्ट जो आपका 31 दिसंबर 2025 को क्लोजिंग बैलेंस रहा होगा उस बैंक अकाउंट का, वो आपने यहाँ पर दिखाना है क्लोजिंग बैलेंस, और वो भी इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके, यानी कि एसबीआई टीटीबीआर रेट जो आपका रहा होगा क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग डेट का उस डेट पे आपने इसको रिकॉर्ड करना है। ग्रॉस इंटरेस्ट पेड क्रेडिटेड टू द अकाउंट ड्यूरिंग द पीरियड, अगेन बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होती है दैट एज जो इनकम है दैट वुड बी ऑन फाइनेंशियल ईयर बेसिस और जो फॉरेन एसेट है दैट वुड बी ऑन कैलेंडर बेसिस। तो जो ये कॉलम है ग्रॉस इंटरेस्ट पेड या क्रेडिटेड का, वहां पर भी हम फाइनेंशियल ईयर का ग्रॉस इंटरेस्ट दिखाएंगे, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। फॉरेन एसेट्स शेड्यूल इज ओनली अबाउट फॉरेन एसेट्स। तो अगर आप यहाँ पर ग्रॉस इंटरेस्ट पेड या क्रेडिटेड जो आपके बैंक अकाउंट में या आपके टर्म डिपॉजिट अकाउंट में जो इंटरेस्ट आया है वो यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं दैट वुड बी स्ट्रिक्टली एज पर कैलेंडर ईयर यानी कि जनवरी से लेके दिसंबर तक। लेकिन यही इंटरेस्ट जब आप एफएसआई शेड्यूल में डालेंगे तब आप फाइनेंशियल ईयर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। A2 में चलते हैं, डिटेल ऑफ फॉरेन कस्टोडियल अकाउंट्स हेल्ड इंक्लूडिंग एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2025। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जैसे हम इंडिया में डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं विद ग्रो ऐप, विद जेरोदा, विद एंजल ब्रोकिंग, कितने सारे हमारे पास ब्रोकरेज अकाउंट होते हैं, तो उसी तरीके से फॉरेन कस्टोडियल अकाउंट है, यानी कि आपका जो पैसा है, जो आपके शेयर्स हैं, आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके बिहाफ पर किसी और पर्सन ने अपने पास हेल्ड किए हुए हैं, ब्रोकरेज अकाउंट। यानी कि ऐसे ही फॉरेन में ई ट्रेड है, आपके पास मॉर्गन स्टैनले है, आपके पास फिडेलिटी है, आपके पास चार्ल्स शॉब है, ऐसे ही बहुत से ब्रोकरेज अकाउंट है, फॉरेन कस्टोडियल अकाउंट है, तो आपको उनसे उनकी स्टेटमेंट एक्वायर करनी है। उस स्टेटमेंट में जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कस्टोडियल अकाउंट एंड डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट्स। जो आपने उस कस्टोडियल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट्स की हैं, शेयर्स लिए हैं, डिबेंचर्स लिए हैं, या फिर आपने कोई डेट इंटरेस्ट लिया है, वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसके लिए कॉलम अलग है। यहाँ पर हम सिर्फ क्या रिकॉर्ड करेंगे, ब्रोकरेज जो अकाउंट है, ई ट्रेड का जो अकाउंट है, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, उसमें जो पीक बैलेंस रहा है, उसकी जो इनिशियल वैल्यू थी वो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। सो देयर इज अ डिमार्केशन बिटवीन द टू अकाउंट्स। अगेन स्टार्टिंग विद द सीरियल नंबर, कंट्री नेम, नेम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी ई ट्रेड है तो ई ट्रेड, फिडेलिटी है तो फिडेलिटी, मॉर्गन स्टैनले है तो मॉर्गन स्टैनले यहाँ पे डालिए, एड्रेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको स्टेटमेंट से मिल जाएगा, जिप कोड, अकाउंट नंबर आपका ब्रोकरेज अकाउंट नंबर जो है वो डालेंगे, स्टेटस में अगेन हमारे पास तीन ऑप्शंस आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओनर, बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियरी, अकाउंट ओपनिंग डेट जिस दिन आपने ये ब्रोकरेज अकाउंट ओपन किया था, पीक बैलेंस ड्यूरिंग द पीरियड, पीक बैलेंस किसका, इन्वेस्टमेंट का नहीं, पीक बैलेंस अगेंस्ट जो ब्रोकरेज अकाउंट है उसका पीक बैलेंस शुड बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीज। क्लोजिंग बैलेंस आपका क्या है 31 दिसंबर 2025 को। उसके अलावा आपको लास्ट में दिया गया है दैट ग्रॉस अमाउंट पेड अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर, नेचर ऑफ अमाउंट, आपको क्या पे किया गया है, आपको डिविडेंड पे किया गया है, आपको इंटरेस्ट पे किया गया है, आपको क्या पे किया गया है, वो अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाना है। और आपको एड रोज की यहाँ पर जो है बेनिफिट दे दिया गया है। इसके अलावा अगर आपके 6 के ज्यादा ब्रोकरेज अकाउंट है, 6 से ज्यादा, तो आपको एड रो करके ब्रोकरेज अकाउंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। अगेन ग्रॉस अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर है तो यहाँ पर आप कैलेंडर ईयर बेसिस पे रिपोर्टिंग करेंगे, फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे नहीं करेंगे। कमिंग टू A3, ड्यू टू द रीजन दैट यहाँ पर हमारे पास 10 टेबल हैं तो मेरी सी जो स्पीड है वो थोड़ी सी ज़्यादा होने वाली है, बट आई थिंक दैट इन स्पाइट ऑफ हैविंग हाई स्पीड आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी क्लैरिटी से कन्वे हो जाएगी।
थर्ड, कमिंग टू A3 टेबल, डिटेल ऑफ फॉरेन इक्विटी एंड डेट इंटरेस्ट हेल्ड, यानी कि आपने फॉरेन में कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो अक्वायर की है, जैसे कि आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं, डेट इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। इसमें आप वेरियस शेयर्स रिपोर्ट कर सकते हैं, इसमें आप अपनी RSU, ESOPs, ESPPs भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप इसमें बॉन्ड्स या एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट की जो आपकी बात हो रही है वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। अगेन 31 दिसंबर 2025 है। कंट्री नेम एंड कोड डालिए। नेम ऑफ एंटिटी का मतलब हो जाता है दैट आपने किस कंपनी के शेयर्स अक्वायर किए हैं। एड्रेस ऑफ एंटिटी, उस कंपनी का एड्रेस डालिए। जिप कोड डालिए। नेचर ऑफ एंटिटी, इक्विटी है, डेट है, वो डालिए। डेट ऑफ अक्वायरिंग द इंटरेस्ट, जिस दिन आपने ये इक्विटी या डेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो अक्वायर किए हैं। इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब आपने इन्वेस्टमेंट की थी तो उसकी इनिशियल वैल्यू की क्या थी। अगर आपने 2024 में इन्वेस्टमेंट की है तो इनिशियल वैल्यू उस डेट की आपने यहाँ पे डालनी है। पीक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड, अब यहाँ पर बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है। पीक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब कि हमें हर डेट, यानी जो आपके एक साल में 365 डेज हैं उसकी NAV या FM भी पता करवानी पड़ेगी। दैट वुड बी द TDS प्रोसेस। तो पीक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम क्या करेंगे कि जैसे सपोज करिए आपने 2025 के स्टार्टिंग में आपका जो 200 था, 200 USD आपका ओपनिंग बैलेंस था, उसमें आपने 300 USD की और इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपका पीक बैलेंस हो गया 500 USD। अब उसके बाद आपने नवंबर में वो विड्रॉ करवा लिया तो 500 USD वुड बी द पीक बैलेंस। तो हम इस तरीके से इसको कंडक्ट कर सकते हैं, बिकॉज द पर्पस ऑफ दिस इज टू मेक द डिस्क्लोजर। तो TDS प्रोसेस नहीं बनाना है और इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपी। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ SBI TTBR रेट आपने लेना है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब भी आप इनकम को कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, कैपिटल गेन है, किसी भी तरीके की कोई भी इनकम है, जब आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें आपने SBI TTBR रेट उस रेलिवेंट डेट का नहीं लेना। आपको जो SBI TTBR रेट लेना है वो लेना है जिस महीने में आपकी वो इनकम अक्रू हुई है, अराइज हुई है, रिसीव्ड हुई है, उस महीने का जो प्रीवियस मंथ है उसकी लास्ट डेट। यानी कि अगर आपकी इनकम जो है वो अक्रू हुई है से नवंबर में, तो नवंबर का जो प्रीवियस मंथ है अक्टूबर, 30 अक्टूबर जो आपकी लास्ट डेट है, उस दिन जो SBI TTBR रेट चल रहा होगा उस पर आप अपनी इनकम कन्वर्ट करेंगे। ये पॉइंट आपको कंसिडर करना है। और यहाँ पर हम A4 पे आ रहे हैं। A4 पे डिटेल ऑफ फॉरेन कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, आपकी कोई एन्युटी है, यानी कि आपका कोई रिटायरमेंट फंड भी है, आपका कोई प्रोविडेंट फंड है, जैसे इंडिया में प्रोविडेंट फंड्स होते हैं जहाँ से आपको बेनिफिट्स मिलते रहते हैं, वो वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर डालने वाले हैं। कंट्री नेम एंड कोड में वही आएगा। नेम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसकी आपने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ली है वो आप यहाँ पे लेंगे। एड्रेस डालेंगे, जिप कोड डालेंगे, डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डालेंगे। कैश वैल्यू या सरेंडर वैल्यू में से जो आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। टोटल अमाउंट पेड क्रेडिटेड विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द पीरियड। तो अब यहाँ पर भी बहुत सारी कंफ्यूजन अराइज होती है कि क्या हमें हर साल जो हम प्रीमियम का अमाउंट पे कर रहे हैं वो डालना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आना है कि अगर आपको ड्यूरिंग द पॉलिसी, ड्यूरिंग द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कोई अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हुआ है तो आप वो यहाँ पर डालेंगे। ठीक है। उसके बाद हम शेड्यूल बी पे आते हैं। शेड्यूल बी में हमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट की बात की गई है इन एनी एंटिटी हेल्ड। अब फाइनेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, दैट सपोज कीजिए दैट आप पार्टनर हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में, आप LLP में पार्टनर हैं, आप कह सकते हैं LLC में पार्टनर है, यानी किसी भी तरीके का आपका जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो है किसी भी एंटिटी में, तो वो आप जो है वो टेबल बी में यहाँ पर मेंशन करेंगे। सो बेसिकली जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट में आपकी जो चीज़ें कवर हो जाएंगी वो यही सारी चीज़ें हैं कि पार्टनरशिप फर्म में आपका इंटरेस्ट है, LLP है, LLC है, वो सब कुछ यहाँ पर आएगा। इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे रिपोर्ट नहीं कर रहे। इन्वेस्टमेंट हम कहाँ पर रिपोर्ट कर रहे थे, A3 में। ठीक है। तो ये आपको बाइफर्केशन ध्यान रखनी जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट का मतलब हो गया दैट हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर मेंशन करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपका जो कॉलम है या तो वो A3 है या फिर आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पर पता चलेगा। डिटेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड इंक्लूडिंग एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर एंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2025। जिस भी एसेट की आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो जनवरी से लेके दिसंबर तक की देनी है आपने। एट एनी टाइम हेल्ड इवन फॉर अ सिंगल डे, तो आपको उसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपकी बिल्डिंग्स आ जाएंगी, कमर्शियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, विलास आ गए, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी डेफिनेशन आप इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी की पढ़ते हैं वही यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो है डेफिनेशन लगेगी। अगेन आपके फादर ने सपोज कीजिए आपके नाम पर प्रॉपर्टी कर दी, अक्वायर आपके फादर ने की थी, यू आर द लीगल ओनर नाउ। उस केस में जो आप हैं एज अ लीगल ओनर उसको दिखाएंगे। लेकिन अगर आपके फादर ने सपोज कीजिए आपको
गिफ्ट दे दिया है, ठीक है, गिफ्ट दे दिया है, और दैट गिफ्ट हैज नॉट येट बीन ट्रांसफर्ड, ठीक है, अभी आपको ट्रांसफर नहीं किया गया, फ्यूचर बेनिफिट के लिए वो आपको दिया जाएगा, बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट साइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस, दैट ये जो प्रॉपर्टी है दैट वुड बी फॉर द फ्यूचर बेनिफिट ऑफ द पर्सन, ठीक है, तो उस केस में आप एज अ बेनिफिशियरी भी इस आइटम को या इसी मूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज कर सकते हैं। एंड अगेन इन दिस केस क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाट शुड बी द एक्विजिशन डेट, जब मेरे फादर ने अक्वायर की थी या जब मुझे गिफ्ट मिली है या जब मुझे ट्रांसफर हुई है, तो द डेट शुड बी द डेट ऑन विच द फादर अक्वायर्ड दैट फॉरेन एसेट, ओके। तो यहाँ पर अगेन वही आपके सारे कॉलम हैं, ओनरशिप की बात की गई है, डेट ऑफ एक्विजिशन, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया जो आपके फादर ने इन्वेस्टमेंट की थी, आपको उस प्रॉपर्टी से इनकम कौन सी आ रही है, आपको रेंट आ रहा है, ठीक है, तो आप रेंट मेंशन कर सकते हैं, नेचर ऑफ इनकम। अब यहाँ पर थोड़ी सी बाइफर्केशन करनी जरूरी है, जो आपका कॉलम 8 है ना, वहां तक जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो कैलेंडर ईयर बेसिस पे आएगी, लेकिन जो कॉलम 9, 10, 11 है ना, यहाँ पर जो आप इन्फॉर्मेशन बेस लेंगे दैट वुड बी फाइनेंशियल ईयर बेस, तो 9, 10, 11 में जो इनकम आएगी दैट वुड बी फाइनेंशियल ईयर बेसिस। और सेकंड चीज जो आपने कंसिडर करनी है वो ये है कि 9, 10, 11 जो कॉलम है दैट इज फॉर द लीगल ओनर ऑफ द बिजनेस, क्योंकि जो लीगल ओनर होंगे वही अपनी इनकम में ये जो अपनी आईटीआर में ये इनकम डिस्क्लोज करेंगे, तो ये जो कॉलम बने हुए हैं शेड्यूल वेयर ऑफर्ड अमाउंट, यानी जिस पर्सन ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ये वाली इनकम ऑफर टू टैक्स की है, वो पर्सन जो है वो ये शेड्यूल भरेगा। सो 9, 10, 11 कॉलम जो है वो बेनिफिशियरी के लिए नहीं है। नेक्स्ट इज कॉलम डी, जिसमें हम बात करते हैं डिटेल ऑफ एनी अदर कैपिटल एसेट held including any beneficial interest at any time during the calendar year ending on 31st December 2025। any other capital asset का मतलब हो गया दैट ए 1 से लेके जो सी तक आपने कोई भी इंफॉर्मेशन ऊपर जो एसेट कवर नहीं की है वो कैपिटल एसेट में डाल दीजिए। एनी अदर कैपिटल एसेट में कौन सी इनकम्स कवर हो सकती हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि आपने एडवांस पे किया इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, ठीक है, तो अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं हुई लेकिन आपने एडवांस दिया हुआ है, दैट एडवांस इज आल्सो एन एसेट, तो आपको उसको रिकॉर्ड करना है, तो आप किस कॉलम में जाएंगे, आप कॉलम डी में जाएंगे। तो यहाँ पर नेचर ऑफ एसेट बता दिया गया है, दैट एडवांस है, तो आप यहाँ पे एडवांस मेंशन कीजिए। ओनरशिप क्या हो गया, ओनरशिप अभी आप ने एडवांस दिया है, यू आर नॉट द लीगल ओनर, ठीक है, तो आप उस केस में क्या करेंगे, बेनिफिशियल ओनर, ठीक है। अब डेट ऑफ एक्विजिशन, टोटल इन्वेस्टमेंट, इनकम डिराइव फ्रॉम द एसेट, अगर उस एसेट से कोई इनकम डिराइव हुई है तो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। नेचर ऑफ इनकम अगेन 8 कॉलम तक आप कैलेंडर ईयर मेंशन करेंगे। 9, 10, 11 में अगर आपने उस इनकम को अपनी एफएसआई शेड्यूल में डाला है या आईटीआर में आपने उसको डिस्क्लोज किया है या अपनी इनकम के तौर पर ऑफर किया है टैक्स के लिए, तो आप यहाँ पर उसको दिखाएंगे। उसके बाद जब कॉलम ई की बात करते हैं तो डिटेल ऑफ अकाउंट इन विच यू हैव साइनिंग अथॉरिटी, अब आप एम्प्लॉई हैं, आपके एम्प्लॉयर ने आपको किसी बैंक अकाउंट की साइनिंग अथॉरिटी दी है, तो उस साइनिंग अथॉरिटी के केस में भी आपको यहाँ पर इसको डिस्क्लोज करना है। अगेन पीक बैलेंसेस वगैरह, अकाउंट नंबर, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर में आप जो आपका एम्प्लॉयर है जिसके नाम पे ये अकाउंट है उसका नाम आप डालेंगे, अपना नाम नहीं डालेंगे, बिकॉज यू आर हैविंग जस्ट द साइनिंग अथॉरिटी, यू आर नॉट द अकाउंट होल्डर। वेदर इनकम accrued is taxable in your hands, मोस्ट ऑफ द केसेस में जनरली ये इनकम हमारे हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होती, जो अथॉरिटी होती है, साइनिंग अथॉरिटी होती है, उनके हाथों में टैक्सेबल नहीं होती, तो यहाँ पे आप नो करेंगे और नो करने के बाद आप 8, 9, 10 जो कॉलम है वो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा आपके लिए, आपको उसको नहीं फिल करना है, नॉट एप्लीकेबल करके छोड़ देना है। उसके बाद जब हम कॉलम एफ पे आते हैं, डिटेल ऑफ ट्रस्ट क्रिएटेड अंडर द लॉ ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया इन विच यू आर अ ट्रस्टी, बेनिफिशियरी और सेटलर, आपने कोई भी किसी भी तरीके का ट्रस्ट क्रिएट किया है फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी अदर पर्सन, जिसमें आप ट्रस्टी भी हो सकते हैं, बेनिफिशियरी भी हो सकते हैं, सेटलर भी हो सकते हैं, तो आपको उसकी डिटेल भी यहाँ पर मेंशन करनी जरूरी है। यहाँ पर नेम ऑफ ट्रस्ट, कंट्री, जिप कोड, नेम ऑफ ट्रस्टी का, एड्रेस ऑफ ट्रस्टी, सेटलर है तो सेटलर का नाम, एड्रेस, नेम ऑफ बेनिफिशियरी, एड्रेस ऑफ बेनिफिशियरीज, वो सब आपको यहाँ पर देना जरूरी है। और रूल 114F में मैंने आपको बता दिया है दैट इन सबकी डेफिनेशन आपको दी गई है, आप थॉरो स्टडी करने के लिए वहाँ पर जाकर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इनकी डेफिनेशंस को रीड कर सकते हैं। कमिंग टू द लास्ट टेबल ऑफ दिस schedule FAG, detail of any other income derived from any source outside India which is not included in items A to F above, टू इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है दैट अभी तक जो कॉलम एफ था ना वहाँ पर हम फॉरेन एसेट्स की बात कर रहे थे,
फॉरेन एसेट्स की बात कर रहे थे का मतलब कि हम एफएसआई फॉरेन शेड्यूल जो फॉरेन सोर्स इनकम है उसकी बात यहाँ पे नहीं की गई थी। ये कॉलम स्पेसिफिकली उनके लिए है जो इनकम्स डिस्क्लोज कर रहे हैं, एफएसआई यानी कि फॉरेन सोर्स इनकम। तो यहाँ पर जो आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो आप डालेंगे किसके बेसिस पे, फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे, क्योंकि ये एफएसआई को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ऐसी कोई इनकम जो आपने ऊपर ए से लेके एफ टेबल में कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं की है, जैसे कि इंटरेस्ट, डिविडेंड या कैपिटल गेन, कहीं पर भी आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो कॉलम जी में आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं आएंगी, उसको छोड़ के आपकी जितनी भी इनकम्स हैं, इंटरेस्ट है या फिर आपकी या अदर सोर्सेज की इनकम है, यहाँ पर कोई फ्रीलांसर है, आप कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं, उसकी इनकम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपको यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको फॉरेन बेस्ड यूट्यूब से इनकम आ रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो बेसिकली ये जो कॉलम है रेशिड्यूरी कॉलम आप कह सकते हैं। तो इस जगह पर आपको जी देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ शेड्यूल एफ ए जो है वो हमारा खत्म हो गया। अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था दैट एट द एंड ऑफ द वीडियो सम ऑफ द क्वेश्चंस विल बी टेकन इनटू अकाउंट, जो कि प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपने बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर दिया है ड्यूरिंग द ईयर, मुझे एक क्वेश्चन रिसीव हुआ है, तो क्या हमें ट्रांसफर जो क्लोज हो गया है बैंक अकाउंट वो भी डिस्क्लोज करना है, और जो आपने न्यू अकाउंट खोला है वो भी डिस्क्लोज करना है? सो आंसर इज यस। इन केस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि अगर आपका एक अकाउंट क्लोज हो गया, उसकी जगह नया अकाउंट खुल गया है, तो आपको ओल्ड अकाउंट की भी डिटेल इस फॉरेन एसेट शेड्यूल में देनी है, और न्यू अकाउंट की डिटेल भी इस फॉरेन एसेट शेड्यूल में देनी है। सेकंड क्वेश्चन जो मुझे रिसीव हुआ है, दैट इज बोथ हस्बैंड एंड वाइफ शुड report in case husband is the beneficial owner and wife is the beneficiary. Yes, answer is again yes. आपको हस्बैंड और वाइफ को दोनों ही अपनी आईटीआर्स में इसकी जो इनकम है वो डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे रिसीव हुआ था दैट वाज रिगार्डिंग जो मैंने डिस्कस भी कर लिया है, दैट अगर फादर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है अपने सन को, तो व्हाट शुड बी द डेट ऑफ एक्विजिशन? डेट ऑफ एक्विजिशन वुड बी द डेट व्हेन द प्रॉपर्टी वाज ओरिजिनली एक्वायर्ड बाय द फादर। और उसके बाद एक क्वेश्चन आया था दैट जो प्रोविडेंट फंड है जैसे आईआरए, रोल ओवर वगैरह है, वो हम किस टेबल में दिखाएंगे? तो द आंसर इज टेबल A4। A4 में आप जहाँ पर इंश्योरेंस और एन्युटी दिखा रहे हैं वहाँ पर आप अपने प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दिखा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज पार्ट बी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट। फाइनेंशियल इंटरेस्ट में जो क्वेश्चन आया है वो ये आया है दैट आरएसयू या ईसॉप्स में कौन सी डेट को कंसीडर करना है, पीरियड ऑफ होल्डिंग आप कौन सा लेंगे, कहाँ से कंसीडर करेंगे इसे? तो आंसर इज दैट आरएसयू के केस में जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो आप वेस्टिंग डेट से कंसीडर करते हैं, और ईसॉप्स के केस में आप जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है दैट वुड बी कंसीडर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। और एक जो मुझे क्वेश्चन रिसीव हुआ है दैट इज रिगार्डिंग दैट अनवेस्टेड, जब आपको अभी सिर्फ ग्रांट लेटर मिली है, अभी आपने वेस्ट नहीं किया है इस राइट को, इस ऑप्शन को जो आपका आरएसयू का ई सॉप्स का है, तो क्या उसको भी रिकॉर्ड करना है? आंसर इज नो। अनवेस्टेड पीरियड में यू आर नॉट द लीगल ओनर, यू आर नॉट द बेनिफिशियल ओनर, यू आर नॉट मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट दोज क्राइटेरिया, बट बिकॉज इट कुड बी फॉर द फ्यूचर बेनिफिट ऑफ द पर्सन। सो जब आप वेस्ट करेंगे एडवाइजेबल है कि तब आप इसको दिखाएं, लेकिन अगर आप एज अ बेनिफिशियरी उसको दिखाना चाहते हैं तो इट इज़ एडवाइजेबल दैट आप दिखा सकते हैं, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। उसके बाद मुझे क्वेश्चन रिसीव हुआ है दैट जो भी इनकम्स हैं वो हमने किस बेसिस पे लेनी है? तो जो भी इनकम्स हैं एफएसआई शेड्यूल भरते टाइम वो आपने फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे लेनी है, यानी कि अप्रैल से लेके मार्च तक। लेकिन जब आप एफए शेड्यूल भर रहे हैं तो आपको एफए शेड्यूल में जो इनकम्स हैं वो डिस्क्लोज करनी है कैलेंडर ईयर बेसिस पे, और जहाँ पर आपको कॉलम्स दिए गए हैं दैट इनकम इज ऑफर टू टैक्स, तो उन कॉलम में आपको जो इनकम भरनी है वो आपको फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे भरनी है। लास्ट क्वेश्चन जो मुझे रिसीव हुआ था, एडवांस गिवन है परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, उसको कहाँ पे दिखाना है? तो आप एनी अदर कैपिटल एसेट में उस एडवांस को दिखा सकते हैं। उसके अलावा साइनिंग अथॉरिटी हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो दैट्स इट विद ऑल द क्वेश्चंस ऑफ शेड्यूल फॉरेन एसेट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।